हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला पे। जो क्वेश्चन की लिस्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स से अब मैं बता रहा हूं आपको, आप चाहकर भी इन क्वेश्चंस को छोड़कर नहीं जा सकते। आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते अपने मार्क्स से। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैक्रो इकोनॉमिक्स के आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये टॉपिक्स जो मैं आपको बताऊंगा इनको छोड़कर बिल्कुल मत जाना। और हां, आपको इन्हीं टॉपिक से पूरा पूरा कंप्लीट आइडिया लगेगा कि आपका पेपर किस बेसिस पे, कौन से चैप्टर से, किस टाइप, किस वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से बनने वाला है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो प्रिपरेशन कर चुके हैं उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि उनको फिल्टर हो जाएगा दिमाग में कि हाँ, कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो मुझे अच्छे तरीके से करने हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं किया ना, वो कम से कम ये तो करके जाओ मैक्रो इकोनॉमिक्स के, आपका भला होगा। फिर भी कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। ये वीडियो सख्त इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए एज वेल एज प्री बोर्ड एग्जाम के लिए। कुछ बच्चों के प्री बोर्ड हो चुके होंगे, कोई बात नहीं, जिनके नहीं हुए वो ये करके चले जाओ, उनका भला हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैक्रो इकोनॉमिक्स जैसा कि आप जानते हो 5 यूनिट में डिवाइडेड है। यूनिट 1 नेशनल इनकम, यूनिट 2 मनी एंड बैंकिंग, यूनिट 3 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एडीएएस वाली यूनिट है। चौथी यूनिट के अंदर सरकारी बजट यानी गवर्नमेंट बजट पढ़ते हैं। और 5वीं यूनिट में 2 चैप्टर हैं, बीओपी और फॉरेन एक्सचेंज। 5 यूनिट मिला के पांचों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। शुरुआत करेंगे वही अपनी नेशनल इनकम से। तो नेशनल इनकम के 7 कैटेगरियल टॉपिक्स मैंने यहां पर बनाए हैं, आप सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है भाई, सबसे ज्यादा द बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी कॉन्सेप्ट आता है। अच्छा, यहां पर जीडीपी की लिमिटेशन हो, जीएनपी की लिमिटेशन हो, नेशनल इनकम की लिमिटेशन हो, किसी भी चीज की लिमिटेशन हो, बेसिकली इस चैप्टर में जीडीपी की लिमिटेशन आपके कोर्स में दी हुई है। अब यहां पर लिमिटेशंस में आएंगे, एक्सटर्नैलिटीज वाला पॉइंट आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी यानी इनइक्वालिटी, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी या ब्लैक मनी, वो पॉइंट्स यहां पर आ रहे हैं। द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का ये है। ठीक है, फिर सर्कुलर फ्लो सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी का करना है आपने, जिसके अंदर हाउस होल्ड और फर्म है। काफी सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बता रहे थे सर 3 सेक्टर और 4 सेक्टर का हमारी बुक में दिया हुआ है, पीछे अपेंडिक्स में दिया हुआ, करना ही नहीं करना? बिल्कुल नहीं करना, 2 सेक्टर का करना है। और हाँ, इसके अंदर टाइप्स भी कर लेना। इसके 2 टाइप होते हैं, मनी फ्लो और रियल फ्लो। कुछ बच्चे इसकी एक्सप्लेनेशन में ये नहीं लिख कर आते कि सर्कुलर फ्लो के 3 फेजेस हैं, इनकम फेज, एक्सपेंडिचर फेज और प्रोडक्शन फेज। वो लिखोगे तो नंबर पूरे मिलेंगे, नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे, ये भी पता लग रहा है। डबल काउंटिंग की डेफिनेशन ज्यादातर बच्चों को याद होती है भाई, जब एक आइटम की वैल्यू को एक से ज्यादा बार कैलकुलेट कर लेते हैं उसको डबल काउंटिंग बोलते हैं। बच्चे यहां क्या नहीं लिखते पेपर में, ये नहीं लिखते कि इसकी वजह से नेशनल इनकम की वैल्यू ओवर एस्टिमेट हो जाएगी। ठीक है ना, तो इट लीड्स टू ओवर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, इसका एक नंबर होता है बाबू। ये वर्ड बड़ा खतरनाक है जो बच्चे भूल रहे हैं। फिर इस प्रॉब्लम से ओवरकम कैसे होना है, इसके 2 मेथड्स हैं हमारे पास। मेथड नंबर 1 वैल्यू एडेड मेथड को यूज करो, या फिर मेथड नंबर 2 टेक द वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट ओनली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीरियस नोट पे ले लेना। यहां पर इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर और फाइनल एक्सपेंडिचर, या फिर इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में अंतर। अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जनरली ट्रेंड बना हुआ है। कुछ एग्जांपल्स आपको देंगे, लाइक लिखा है वेजिटेबल्स परचेज बाय अ रेस्टोरेंट, आपको बताना है इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है या फाइनल एक्सपेंडिचर है। अब ये जो मैंने बताया है ये आप कमेंट सेक्शन में भी बता दो मुझे, इंटरमीडिएट है या फाइनल है। जो बताएगा उसका ही एहसास मुझे होगा कि हाँ भाई ये बंदा पढ़ता है, उसका ही मैं रिप्लाई करता हूं फिर, क्योंकि मुझे ही पता है ना कि कुछ बच्चों को मैं नाम से जानने लगा हूं यार, क्योंकि वो कमेंट करते हैं, बताते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। स्टॉक वेरिएबल्स और फ्लो वेरिएबल्स के बीच का अंतर, या फिर कुछ एग्जाम्पल देगा आपको, आपसे पूछेगा ये स्टॉक है या फ्लो है, और आप ना सही भी बता देते हो। मान लो लिखा हुआ कैपिटल, ये स्टॉक है या फ्लो है, आपने बताया स्टॉक वेरिएबल है, नंबर नहीं मिलेंगे। जब तक नहीं मिलेंगे जब तक उसका रीजन नहीं बताओगे। जो कोई भी चीज स्टॉक वेरिएबल हो ना, उसके रीजन में लिख देना, ऐसे लिखना, कैपिटल इज अ स्टॉक वेरिएबल बिकॉज इट इज कैलकुलेटेड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, दैट्स इट। सबके लास्ट में लिख देना एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम स्टॉक के। जिस चीज को आप फ्लो आइडेंटिफाई कर रहे हो उसके लास्ट में लिखना बिकॉज इट इज कैलकुलेटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सबका रीजन सेम हो जाएगा, सबका मालिक एक है, सबके नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यार 3 मेथड्स है नेशनल इनकम के, उनकी प्रिकॉशंस यानी सावधानियां बहुत जरूरी हैं। सावधानियां बहुत जरूरी हैं कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त कौन कौन सी सावधानियों को बरतना जरूरी है। तो तीनों मेथड की अलग अलग है, 3-3 पॉइंट कर जाओ, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल के बिना नेशनल इनकम का चैप्टर कंप्लीट होता नहीं है। अब तुम सोचोगे कि न्यूमेरिकल सिर्फ यहां पर इनकम मेथड के हैं, एक्सपेंडिचर मेथड के हैं, यही है, नहीं। इनकम, एक्सपेंडिचर और वैल्यू एडेड मेथड के न्यूमेरिकल्स हैं। वैल्यू एडेड मेथड का न्यूमेरिकल आएगा तो 3 से 4 नंबर का आएगा। इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड का कंबाइंड न्यूमेरिकल आता है 6 नंबर में।
ठीक है, ये तो नॉर्मल बात मैंने बताई है। अब सुनो मेरी बात, जो सब इग्नोर करते हैं भाई, प्री क्वेश्चंस का अगर सीधा क्वेश्चन नहीं आया ना, तो आपको कुछ आइटम्स या एग्जांपल देगा और 6 नंबर का क्वेश्चन बनाएगा 6 मार्क्स का, बोलेगा ये चीज नेशनल इनकम में ऐड होगी या नहीं होगी। कोई भी एग्जांपल देगा, लाइक मनी रिसीव्ड बाय पेरेंट्स फ्रॉम देयर सन वर्किंग अब्रोड, बताओ नेशनल इनकम में ऐड होगा नहीं होगा? हम बोलेंगे ये ऐड नहीं होगा क्योंकि ये ट्रांसफर इनकम है। 2 नंबर का एक एग्जांपल, 3 से 4 एग्जांपल आएंगे 6 नंबर के। अगर आ जाएगा स्कॉलरशिप ऐड होता नहीं होता, स्कॉलरशिप ऐड नहीं होता क्योंकि ट्रांसफर इनकम है। कोई भी टैक्स ऐड होता नहीं होता, टैक्स ऐड नहीं होता क्योंकि ट्रांसफर इनकम है। क्योंकि लिखना जरूरी है, रीजन मेंशन करना जरूरी है, ठीक है, पूरा अच्छे से ये करके जाना है। अब यहां पे न्यूमेरिकल के सेक्शन में इतना हो जाता है, तो बच्चों को ये ध्यान रखना चाहिए, जीडीपी डिफ्लेटर आपका रह गया। जीडीपी डिफ्लेटर का न्यूमेरिकल 1 नंबर में और 3 नंबर में काउंट होता है। जीडीपी डिफ्लेटर को प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं। ये नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100 करके कैलकुलेट होता है। और यार ये जो न्यूमेरिकल है, इनकम डिफ्लेटर, जीएनपी डिफ्लेटर करके भी आ सकता है। कोई भी डिफ्लेटर हो, इनकम डिफ्लेटर जैसे बोलता हूं, इनकम डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल इनकम अपॉन रियल इनकम मल्टीप्लाइड बाय 100, ये न्यूमेरिकल आएगा भाई। 4 कैटेगरी ऑफ न्यूमेरिकल बनती है, 1, 2, 3 और चौथा। इनको करके जरूर जाना। यहां से तुम्हारा नेशनल इनकम कंप्लीट हो रहा है ऊपर से, मोटे मोटे तौर पर, यानी यहां पर आप करके चले जाओगे तो बहुत कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसको करने में बच्चे पूछेंगे टाइम कितना लगेगा? जिन बच्चों का नहीं हुआ पूरा 1 दिन बिताओगे इसके ऊपर, आपका काम अच्छे से हो जाएगा। बट नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स का आइडिया तुम्हें पहले से होना चाहिए। नहीं है नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स का आइडिया, मैं कराऊंगा। तुम बताओ कमेंट सेक्शन में, कराऊंगा कराऊंगा कराऊंगा, वादा करता हूं कराऊंगा। बस बताओ कि कराने हैं या नहीं कराने हैं। अगला चैप्टर मनी एंड बैंकिंग, बड़ी छोटी सी लिस्ट बनाई है। यहां पे सबसे टॉप क्लास क्वेश्चन मनी क्रिएशन यानी क्रेडिट क्रिएशन का क्वेश्चन आता है बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक मनी क्रिएशन कैसे करते हैं? अब भाई यही क्वेश्चन डिपॉजिट क्रिएशन भी है। यहां पर वर्किंग ऑफ मनी मल्टीप्लायर तुम इसको बोल सकते हो। ये क्वेश्चन वर्किंग ऑफ मनी मल्टीप्लायर से रिलेटेड है। टॉप हाई फाई क्लास क्वेश्चन इस चैप्टर का बोलोगे तो ये आएगा, ठीक है। सेंट्रल बैंक के फंक्शन छोड़ के जाने की कोई जरूरत नहीं है। सेंट्रल बैंक के 6 फंक्शन करके जाने हैं। पहला करेंसी अथॉरिटी फंक्शन है, इसको बैंक ऑफ इश्यू भी बोलते हैं या फिर मोनोपोली ऑफ इश्यूइंग करेंसी नोट्स भी बोलते हैं। दूसरा बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। तीसरा गवर्नमेंट्स बैंक एजेंट एंड एडवाइजर। चौथा लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। पांचवा कस्टोडियन ऑफ नेशंस गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। और छठा कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई या फिर कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट बोल सकते हो। 6 फंक्शन करके जाने। क्लियरिंग हाउस फंक्शन 7वें नंबर का, उसको छोड़ सकते हो। काफी सारी बुक्स में इसके एजेंसी फंक्शन, फलाना फंक्शन, ढिमाना फंक्शन दिए हुए, हटाओ उन बातों को, जो बोल रहा हूं वो करो। फंक्शंस ऑफ मनी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट। अब मनी के फंक्शन 2 पार्ट में डिवाइडेड है। प्राइमरी फंक्शन अलग से हैं, ये बच्चे याद कर लेंगे स्टाइल से, जैसे मैं बताऊंगा वैसे। सेकेंडरी फंक्शन अलग से हैं। 10वीं क्लास में तुमने सब्जेक्ट पढ़े थे 5 सब्जेक्ट में देखो मैं क्या कलाकारी कर रहा हूं। एक था MM यानी मैथमेटिक्स। दूसरा था SST, है ना। अभी यह है मैथमेटिक्स में मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू, 2 फंक्शन बन गए, दोनों के नाम M से शुरू है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी है। 3 फंक्शन स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। 3 फंक्शन बन गए यहां से SST करके, सोशल स्टडीज वाला सब्जेक्ट था ना, तो मनी के फंक्शंस यहां से कवर अप होते हैं। फिर मनी सप्लाई और उसके कंपोनेंट्स में तुम्हें ध्यान रखना है कि M1 वाला कंपोनेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मनी सप्लाई क्या होती है? एक देश के पास एक पॉइंट ऑफ टाइम पर कितना पैसा रखा है, वो मनी सप्लाई है। तो इट रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड विद अ कंट्री एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम या फिर ऑन अ स्पेसिफिक डे। इसके कंपोनेंट्स CC प्लस DD प्लस OD। अब टॉपर बच्चे की हालत बताता हूं क्या करता है। जो टॉपर नहीं है वो ऐसे लिखे आएगा, जो एवरेज बच्चा है वो इसकी फुल फॉर्म भी लिख के आएगा। करेंसी इन सर्कुलेशन विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक्स, अदर डिपॉजिट्स विद RBI। टॉपर को पता होगा कि अदर डिपॉजिट कौन होते हैं। ये अदर डिपॉजिट RBI के पास वो वाले डिपॉजिट होते हैं जो विदेशों की गवर्नमेंट ने और विदेशों के बैंकों ने हमारे देश की सेंट्रल बैंक के पास रखवाए हुए हैं। और जो एक्सट्रीम टॉपर होगा, जो 95 प्लस के काबिल होगा ही होगा, उसको पता होगा कि ये डिमांड डिपॉजिट नेट डिमांड डिपॉजिट होते हैं, ये ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट नहीं होते, ठीक है। और नेट डिमांड डिपॉजिट और ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट के बीच का डिफरेंस अगर आपको नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में कह दो, इसके ऊपर एक वीडियो आएगी। चलो जी, अगला डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, सबसे बड़ी यूनिट है मैक्रो इकोनॉमिक्स की आज के टाइम में, जब तुम बुक पढ़ते हो तो यहां सबसे टॉप क्लास क्वेश्चन आपका ऑरेंज कलर से बताता हूं। ADAS अप्रोच और सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, ये दोनों के दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है।
इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम तब स्टैब्लिश होता है जब एडी एएस के बराबर होता है या फिर सेविंग इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर होती है। दोनों अप्रोच से सेम आंसर आता है, सेम लेवल ऑफ आउटपुट इकोनॉमी के अंदर आता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बच्चे इसको स्टार मार्क करो, इसको स्टार मार्क करो। डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व थ्रू सेविंग कर्व, या फिर एक क्वेश्चन और, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व थ्रू कंजम्पशन कर्व। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां स्टेप्स ऑफ डेरिवेशन भी लिखने पड़ते हैं, ठीक है। इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप को कतई भूल के मत जाना, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर उधर हो जाए, ये पार्ट नंबर 3 है ना, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, प्री बोर्ड में भी और बोर्ड में भी आएगा ही आएगा। यहां एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं हम, ठीक है। ये क्या होते हैं, इसका इंपैक्ट क्या होता है इनकम और आउटपुट पे, ये बताना है। इनकम पे, आउटपुट पे, चाहे वो पूछे या ना पूछे बताना है, और प्राइस लेवल पे क्या इंपैक्ट होता है। जैसे कि मैं बात करूं इन्फ्लेशनरी गैप की बात करता हूं, इन्फ्लेशनरी गैप की डेफिनेशन लिखेंगे, इट रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर एडी इज मोर देन एएस एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी, दैट्स इट, लिख दिया। फिर बताएंगे इंपैक्ट क्या है इसका, इनकम पे, आउटपुट पे कोई इंपैक्ट नहीं होता, रिमेन्स कांस्टेंट, प्राइस लेवल बढ़ता है, महंगाई आ जाती है, ये लिखते हैं। फिर डायग्राम, और यहां बात आती है मेजर्स टू करेक्ट की। कोई भी हो, इनको करेक्ट करने के 2 मेजर्स हमारे पास, एक तो फिस्कल पॉलिसी मेजर्स हैं, इसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्स आता है, और दूसरे नंबर पे हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स। मॉनेटरी पॉलिसी मेजर में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी सप्लाई आते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके 3 फॉर्मूला होते हैं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, एक और फॉर्मूला है 1 अपॉन एमपीएस, एक और फॉर्मूला है 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। तो मल्टीप्लायर का एमपीएस के साथ नेगेटिव रिलेशन है, एमपीसी के साथ पॉजिटिव रिलेशन है, न्यूमेरिकल इसके ऊपर सेट हो सकता है, लेकिन ज्यादा बड़े न्यूमेरिकल की बात करूं तो इक्विलिब्रियम का न्यूमेरिकल आता है। इक्विलिब्रियम का न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम ऐसा कहकर कमेंट में बताना, सर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में इक्विलिब्रियम इनकम के न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है, तो इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बताऊंगा। मैं जानता हूं कि मैं किस लेवल पे कराता हूं, मैं गारंटी लेता हूं दुनिया जहान में सबसे बेस्ट तरीके से आपको ये वाले न्यूमेरिकल सिखा सकता हूं, और 6 नंबर के न्यूमेरिकल बनते हैं, 3 से 4 से 6 नंबर के। अगर नहीं आते तो ही बताना, आते हैं तो प्लीज इन चीजों को कवर अप करके जाओ, ठीक है। आगे बात करते हैं कि अच्छा आपको पता ही है कि आपके पास मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं, ओहो ये हमारे पास भाई साहब इरेजर ऐसे हो गए, कोई बात नहीं राजा, क्वेश्चन तुम्हारे पास न्यूमेरिकल भी आने वाले हैं, थ्योरेटिकल भी आने वाले हैं, और यहां पर डायग्राम की बात मैं आपसे स्पेशली करना चाहता हूं। डायग्राम सबके करके जाना, सब कर लेना, जो जो डायग्राम है सारे ड्रॉ करके देखो अपनी कॉपी में। डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायग्राम को हल्के में मत लेना, ज्यादा डायग्राम मैक्रो इकोनॉमिक्स में है नहीं, वैसे जितने माइक्रो इकोनॉमिक्स में होते हैं उतने नहीं है। आगे गवर्नमेंट बजट का चैप्टर है यार टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में पहला क्वेश्चन रहता है हमेशा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट के कहने को तो 5-6 ऑब्जेक्टिव्स हैं, 3 ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अकेला कोई भी ऑब्जेक्टिव 3 से 4 नंबर में एक्सप्लेन करना आ सकता है, आ तो 6 नंबर में भी रखा है पहले। रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटीज, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, ब्रिंगिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ये वाले ऑब्जेक्टिव्स है। स्टार्टिंग के 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा यहां पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंस आ सकता है, फिर रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में डिफरेंस आ सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों डेफिसिट का क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। डेफिसिट से मीनिंग के साथ साथ, यानी थ्योरी का क्वेश्चन होने के साथ साथ न्यूमेरिकल भी आ सकता है, तो इनका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। या ये 3 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन आप कर लोगे तो चौथे नंबर पे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस मत भूलना, क्योंकि ये छोड़ के चले गए पूरा चैप्टर कर लिया तो दिक्कत हो जाएगी, ये क्वेश्चन आने के क्योंकि चांसेस रहते हैं। अब बात रहेगी यहां पर, ये थ्योरी करोगे ना डिफरेंस इनका, तो एग्जांपल भी करते हुए चलना। ट्रेंडिंग क्वेश्चन क्या है, आपको बोलेगा, एग्जांपल देगा, बोलो लिख दिया डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट लिख दिया, अब आपसे पूछेगा ये रेवेन्यू रिसिप्ट है या कैपिटल रिसिप्ट है, तो ये कैपिटल रिसिप्ट है क्योंकि इससे गवर्नमेंट के एसेट्स कम होते हैं। तो वो कौन रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, कौन कैपिटल रिसिप्ट होता है, पूरा गवर्नमेंट बजट का चैप्टर कराया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाओगे आपको पूरा चैप्टर मिल जाएगा अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया अल्टीमेट तरीके से समझा रखा है। तो ये कॉन्सेप्ट यहां से मोटे मोटे तौर पे ऑब्जेक्टिव्स, ये वाला 4 सेक्शन मैंने बताया आपको, बिल्कुल मत छोड़ के चले आना। ज्यादा डिटेल में बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा, जो आपके लिए जरूरी है वही बात बता रहा हूं, ये छोड़ के तुम किसी भी हालत में नहीं जा सकते। अब आ गए जी बीओपी और फॉरेन एक्सचेंज।
सबसे पहले बीओपी वाला चैप्टर लूंगा। बीओपी वाले चैप्टर में छूटते ही समझ में आता है कि कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट अकाउंट और कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता ही नहीं इस चैप्टर का। फिर दूसरे पे आप बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिफरेंस कहीं छोड़ के नहीं जा सकते। जैसा ये डिफरेंस है ना बीओटी वर्सेस बीओपी, ऐसी बैलेंस ऑफ ट्रेड और करंट अकाउंट बैलेंस में अंतर है। ठीक है, फिर बोलोगे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में भी तो डिफरेंस है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसकी बात कर रहा हूं मैं यहां पे। ठीक है, हाँ, इसी चैप्टर से मुश्किल कहे जाने वाले कॉन्सेप्ट अकोमोडेटिंग आइटम्स वर्सेस ऑटोनॉमस आइटम्स को 4 नंबर में कम से कम करके जाना, 4 डिफरेंस इनके बीच में। फिर आ जाएंगे फॉरेन एक्सचेंज वाले चैप्टर पे, तो डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें एक ही डायग्राम है, इसी वाला यही वाला डायग्राम है, इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट। और देख लेना जब ये करके जाओगे ना और तुम्हारा पेपर सामने आएगा, तुम देखोगे पेपर ही इसमें से आया है, फॉरेन एक्सचेंज रेट। और जैसे रिवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन होता है ना, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन होता है, इनका मीनिंग और डिफरेंस आपको आने चाहिए, डिफरेंस के साथ मीनिंग आना चाहिए भाई। ठीक है, यहां पर डायग्राम कर लेना, ये फॉरेन एक्सचेंज डिमांड कर्व है, ये फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई कर्व है, जहां पर ये दोनों कर्व एक दूसरे को कट करते हैं वहां पर फॉरेन एक्सचेंज का मार्केट इक्विलिब्रियम होता है, और यहां इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड, यानी फॉरेन एक्सचेंज इक्विलिब्रियम रेट डिसाइड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर तरीके से सारे के सारे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए हैं। अगर आप किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं, कोई भी सेक्शन आपका वीक है तो बता दो यार, हर एक चीज कवर अप कराऊंगा। मैं हूं किस लिए? आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। अगर आपको लगता है कि भाई छोटा सा क्वेश्चन है आपका, कमेंट सेक्शन में बता दो। आपको लगता है बहुत बड़ा ही है, आपसे टाइप नहीं किया जा रहा, फोटो आपके पास, तो इंस्टाग्राम पे भेज दो, वहां सॉल्यूशन दे दूंगा उस चीज का। ठीक है, आपकी समस्या का समाधान जरूर करूंगा मैं। तो यार ये 5 चैप्टर थे, और अगर आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्वेश्चंस भी चाहिए चैप्टर वाइज, सर वो भी बता दो, तो उसके लिए देखो तुम्हें बताना पड़ेगा मुझे, जो जो बातें मैंने बोली है वो तुम लिखोगे तो उसको मैं आपको डिलीवर करूंगा, है ना। तो भाई आज की क्लास में फिर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।